हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टैट्स 1 पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स भी है, या फिर हम लोग इसको SME 1 के नाम से भी जानते हैं। SME पहले भी पेपर के नाम होते थे स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो अब इसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी टीचर के जबान पे वही चढ़ा हुआ है SME 1। शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि आपके कोर्स में डिजाइन किया गया है ना, तो मेन जो है वो प्रोबेबिलिटी का अप्रोच आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो MBA में भी पढ़ाई जाती है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत सारी कंपनीज या इंडस्ट्रीज जो भी क्लेम करती है ना, कोई भी फॉर्म अगर क्लेम करता है, उसके क्लेम को चेक करना है कि उनका क्लेम सही है या गलत है। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर हम लोग मार्केट में रिसर्च करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उस कंपनी के क्लेम को अपने तरीके से चेक करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं कि भाई इस कंपनी को टेंडर देना है या नहीं देना है। सुनने में बहुत छोटा सा लग रहा होगा कि अरे इतनी सी चीज़ के लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब यही डिसीजन लेने के लिए कि किसी कंपनी को टेंडर देना है या नहीं, ऐसे बहुत सारे डिसीजन है। मेडिकल फील्ड में भी डिसीजन लेना पड़ता है। कोई जब नया मेडिसिन जैसे हम लोग इन्वेंट करते हैं, उस मेडिसिन को फिर हम लोग चूहों या फ्रॉग, इन सब पे हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। बंदर पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सैंपल इकट्ठा करते हैं, उनका फिर रिकॉर्ड करते हैं, सारा कुछ जितना भी कुछ होता है। एक मेडिकल से एग्जांपल दे रहे हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वेदर दिस मेडिसिन शुड बी एलोकेटेड टू ह्यूमन बीइंग आल्सो और नॉट। तो ये सारी बातें मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, कोई पुल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई मल्टी स्टोरी कुछ भी बन रहा है, तो हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। इसलिए ये जो बुक है आपकी JL डिवोर की बुक, ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग है। तो अब आपको स्टैटिस्टिक्स में ना मेनली फोकस करना प्रोबेबिलिटी के अप्रोच पे। मीन, मीडियन, मोड हल्का हल्का आपको आना तो जरूर चाहिए, वैसे वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स में होता है, तो आपको बेसिक स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोगों ने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करके जो आपकी बुक से अलग है, उसका हम लोगों ने मटेरियल तैयार किया है, वो आपको पहले पढ़ाएंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। अब कहोगे मैम आप क्यों इतना टाइम लगाओगे, उसमें 4 to 5 क्लासेस लगती है, 5 to 6 भी कभी कभी लग जाती है। तो शुरुआत में 5 क्लास लगाना मेरे लिए जरूर ये होगा कि मेरा टाइम बहुत जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे का टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि उन 5 क्लास में हम लोग हर उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे जो कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में कहीं एक छोटा सा वर्ड में लिख दिया हुआ है। वो तो एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को बेसिक स्टैटिस्टिक्स आता है, लेकिन आपको तो आता नहीं है। तो वो फिर हम लोगों ने डिजाइन किया, तो वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जब ये खत्म हो जाएगा फिर हम लोग जो डिवोर बुक में है ना, चैप्टर 1 में बॉक्स प्लॉट है, आउटलायर्स है, बहुत कुछ नए नए टॉपिक्स है जिससे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, फिर उन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है स्टैटिस्टिक्स में कि आपको एक मोटी सी नोटबुक बनानी है। 2-3 नोटबुक नहीं, इधर कोई गुम हो रहा है, कोई उधर गुम हो रहा है, कोई फ्रेंड ले गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक मोटी सी नोटबुक बनानी है, उसी में सब कुछ होगा, रफ फेयर जो भी है, कैलकुलेशंस वगैरह सब एक ही जगह होगा। तो अब जो मैंने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में डिजाइन किया है, जरा उसके बारे में बता दे कि आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मेजर्स ऑफ एवरेजेस, और जहां भी जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले होंगे उस पे हम लोग ट्रिपल स्टार लगाते हैं, ये आपको मेरा हैबिट पता है। तो मेजर्स ऑफ एवरेजेस, एवरेजेस मतलब मीन, मीन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, मीडियन ये, लेकिन आपके डिवोर में एक्स और वेव लाइक साइन यूज किया हुआ है, टिल्डे। तो मीडियन के लिए हम लोग ME भी यूज करते हैं, या फिर एक्स के ऊपर वेव लाइक साइन बना दोगे, दोनों ही मीडियन के लिए यूज होता है। मोड, और फिर होता है GM और HM। लेकिन GM HM का ना ज़्यादा आपको स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ाया गया है। मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में एक इनइक्वालिटी में जरूर हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन स्टैट्स में नहीं पढ़ना आपको। तो मेनली 3 हमें पढ़ने हैं, इसी में क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल से सारा कुछ आ जाएगा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी होती है। तो मेजर्स ऑफ एवरेजेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होगा मेजर्स ऑफ वेरिएशन टॉपिक, मेजर्स ऑफ वेरिएशन, ये आपने 11th-12th में पढ़ा भी होगा, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेंज के बारे में, रेंज पढ़ेंगे, फिर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन की 5 वेरिएशन है वो पढ़ेंगे, फिर मीन डेविएशन पढ़ेंगे, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, और वेरिएंस पढ़ेंगे, और CV पढ़ेंगे। इतना चीज पढ़ेंगे, और सब पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस नहीं कराना है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं आएगा। न्यूमेरिकल नहीं आना है पेपर में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे के चैप्टर्स में। टोटल आपको डिवोर से 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 5 का
हाफ लिया हुआ है, और फिर 5 हाफ से लेकर के 9 जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में है। तो थर्ड हो जाएगा स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस। इसका तो फर्स्ट चैप्टर में ही जिक्र कर दिया हुआ है, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं कि स्क्यूड डेटा क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है। तो बुक की गलती नहीं है, कोर्स फ्रेम करने वालों की गलती। उन्हें एक बेसिक्स या प्रिलिमिनरीज या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कुछ ऐसा एक टॉपिक फ्रेम करना चाहिए डीयू वालों को, वो नहीं करते हैं। चलो हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस, ये सब ग्राफ के नेचर होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर कोरिलेशन रिग्रेशन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो जब आएगा तब पढ़ाएंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन फिर आपका आएगा किस में, इकोनोमेट्रिक्स में आएगा, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे। और स्टैटिस्टिक्स में भी है चैप्टर 5 में, तो वहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में मेनली हम लोग यही 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा हेडिंग बनेगा मेजर्स ऑफ एवरेजेस, या फिर खाली आप एवरेजेस भी लिख सकते हो। अब बच्चे बताना डेटा, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में डेटा की जरूरत आ गई। आपको पता है कि बहुत पहले ना स्टैटिस्टिक्स का कोई ब्रांच नहीं था, इसको भी मैथमेटिक्स का ही पार्ट माना जाता था। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके 9th 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में ये आपको कहाँ पढ़ाया जाता था, मैथ्स के पेपर में पढ़ाया जाता था। आप लोग वहीं पे पढ़ते थे ना, मीन मीडियन मोड, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे। लेकिन अब ये इतना कैलकुलेशन वाला, इतना फॉर्मूला और इतना एक अजीब सा बन गया ना कैलकुलेशन वाला पार्ट, तो इसको अलग से स्टैटिस्टिक्स ब्रांच बना दिया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स भी समझ लो कि भाई बहन है मैथमेटिक्स की तरह, तो उसका एक कैलकुलेशन वाला पार्ट बना दिया गया है। तो अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा डेटा के साथ काम किया जाता है, कि डेटा हमारे पास प्रोवाइडेड क्या है, उस डेटा के बेसिस पे ही हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। तो व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है? हमेशा आप लोग पढ़ते होंगे मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास डेटा नहीं है, सभी बोलते हैं, आप लोग भी यूज करते होंगे। व्हाट इज डेटा? लाइव क्लास में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्ड तो निकला ना। तो इसमें डेटा में जो होता है ना, रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मैंने आपको कहा डीयू के बच्चों का एवरेज हाइट निकालो, तो आप कहोगे मैम मुझे सारे डीयू के बच्चों को कवर करना है, तो मुझे 1 महीने का टाइम दो। हर कॉलेज में जाना पड़ेगा, सारे बच्चों को बुलाना पड़ेगा, सबका नेम और फिर बगल में उनका हाइट का कॉलम बनाना पड़ेगा, मुझे टाइम लग जाएगा। तो आपने सिर्फ बच्चों का नेम और जो हाइट कलेक्ट करके मेरे पास डेटा लाया ना, उसको बोलेंगे रॉ इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस पर कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया ना, आपने उसका सम किया है ना एवरेज निकाला है, कुछ नहीं किया है। तो वैसे इन्फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं रॉ इन्फॉर्मेशन, जिसपे अभी काम करना बाकी है, कैलकुलेशंस करना बाकी है। तो रॉ इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर फर्दर कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग, फर्दर कैलकुलेशन और making certain decisions, making certain decisions, तो इसको बोलते हैं डेटा। अब डेटा जो है वो 2 टाइप का होता है, एक रॉ डेटा होता है और एक कुक्ड डेटा। रॉ डेटा आप समझ गए, जिसपे कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है, और कुक्ड डेटा उसको बोलते हैं जिसपे कुछ कैलकुलेशंस करके, जैसे अगर एवरेज दिया हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन हमें प्रोवाइड किया गया, तो ऑल दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर कुक्ड डेटा। क्योंकि मीन आया होगा तो सबको सम करके और एन से डिवाइड करके आया होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन का भी कुछ फॉर्मूला है वो लगा करके आया होगा। अब अगर सिंगल ऑब्जर्वेशन होगा तो उसको किसी नाम से जानते हैं, डेटम, ठीक है। तो डेटम इज यूज्ड फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर मैंने कहा कि मिस्टर अमिताभ बच्चन की हाइट लाओ, तो आप मिस्टर अमिताभ बच्चन की अगर सिर्फ हाइट लेकर के आ रहे हो, तो दैट इज डेटम। हम उसको डेटा नहीं बोलेंगे, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटम्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया डेटा और डेटम। अब आते हैं एवरेज। एवरेज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एवरेज, आपने सुना होगा कि इंडिया ने यूएसए के साथ कोई पैक्ट या कोई ट्रीटी पे साइन किया है, कोई ट्रीटी या कुछ इन दोनों कंट्रीज के बीच में बनाई गई है, उस पर इंडिया ने साइन कर दिया। आपने न्यूज़ में सुना। अब अगले दिन तो हम लोग सरप्राइज्ड हो गए, भाई मेरे से तो किसी ने साइन कराया ही नहीं, तो पूरा इंडिया कैसे इसमें शामिल हो गया? बताओ। क्या आपसे किसी ने पूछा कि प्लीज सर आप साइन कर दो या मैम आप साइन कर दो, इंडिया इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दिस 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 ट्रीटी और पैक्ट? किसी ने नहीं पूछा। पूरा इंडिया कैसे उसमें आ गया? क्योंकि पूरे इंडिया को एक सिंगल बंदा रिप्रेजेंट करेगा, पूरे कंट्री को एक सिंगल पर्सन रिप्रेजेंट करता है। आप बता सकते हो कौन?
वर्किंग हेड ऑफ अ नेशन, प्राइम मिनिस्टर। तो आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको इंडिया का बात माना जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो सिंगल पर्सन है और वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे डेटा बहुत सारा होता है, डेटा में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन एक सिंगल ऑब्जर्वेशन जो पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज योर एवरेज। तो एवरेज भी उसी तरीके से होता है, जैसे कंट्री का एक एवरेज बंदा हो गया प्राइम मिनिस्टर, वो जहां भी जाएंगे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एवरेज में वही हो गया, अ सिंगल ऑब्जर्वेशन which fits the whole population, या सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल पॉपुलेशन या होल डेटा, आप ऐसे कुछ भी कह सकते हो। अब एवरेज बहुत टाइप के होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम। जीएम एचएम तो हमारे कोर्स में है नहीं। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं मीन पे। कितने पढ़ने हैं? मीन। मीडियन के लिए ये भी यूज कर सकते हो या फिर ये भी यूज कर सकते हो, एंड नेक्स्ट इज मोड। तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मीन। अच्छा, उससे पहले डेटा सीरीज भी तो हमें पढ़ना है ना। डेटा सीरीज, हमारे पास जो डेटा प्रोवाइडेड होते हैं उसको स्टोर करना है हमें। स्टोर करने के लिए तीन ऑप्शंस होते हैं। चाहे तो आप डेटा को इंडिविजुअल ही रख सकते हो बिना कोई चेंज किए हुए, जैसे जो आ रहा है वैसे ही लिस्टिंग कर दो। तो जैसे जो आ रहा है अगर वैसे ही लिस्टिंग कर दिए, सपोज करो ये 3 4 5 9, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेटा। क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजुअल सीरीज या फिर इंडिविजुअल डेटा। इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं इसको। तो डेटा को स्टोर करने का, हैंडल करने का तरीका डेटा सीरीज में किया जाता है। नेक्स्ट इज योर डिस्क्रीट, जिसमें एक्स और एफ। अब देखो ना, यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि 2 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिखना पड़ा। अब डिस्क्रीट क्या कहता है कि इतना नहीं करना, अगर कोई 10 बार आ रहा है तो क्या हम 10 बार उसको लिखेंगे? इतना मेहनत क्यों करना, सीधा यहाँ पे लगा देंगे फ्रीक्वेंसी 3। तो आप लोगों ने ये सब देख रखा है, लेकिन अब आपको याद होना चाहिए कि इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक्स और एफ होगा। एफ इज यूज्ड फॉर frequency, number of times a data being repeated, that is called your frequency. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जब बहुत सारे सिमिलर आसपास की वैल्यूज होते हैं और हमें इरिटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, थोड़ा 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 डिफरेंस होता है, तो उनके लिए ना हम लोग क्लास बना लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लाइक दिस वे। और फ्रीक्वेंसी कुछ भी मान लो, 2 3 5। तो ऐसे को क्या, कौन सा सीरीज बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, क्लास इंटरवल वाले को। तो 3 टाइप के डेटा सीरीज हमें पढ़ने हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गया? ये सब आपने पढ़ा भी होगा, बस ये है कि ब्रश अप करना है नॉलेज को थोड़ा सा, और कितना सिर्फ हमें याद रखना है वो आप लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट इज एवरेज। एवरेज में तीनों टाइप के सीरीज में हमें पढ़ना है, इंडिविजुअल में भी, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। इंडिविजुअल में टोटल 2 मेथड्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, भले ही आपको याद नहीं होगा। इंडिविजुअल में 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट। कौन कौन से मेथड होते हैं? डायरेक्ट और शॉर्टकट। जितने भी बच्चे आज मीटिंग में आए हो, सभी बच्चे एक काम करेंगे कि आप अपना नेम, कॉलेज नेम, और जैसे XYZ अगर आपका नेम है तो XYZ, इफ़ योर कॉलेज नेम इज ABC तो ABC, और इको ऑनर्स SEM1, इतना लिख करके आपको टाइप कर देना है सभी बच्चों से पूछ करके। और ये हमारे फेवरेट बच्चे हो जाते हैं जिनको हम नाम से पहचानते हैं, तो फिर इनको ना हम लोग टाइम टू टाइम सारा कुछ भेजते हैं इन्फॉर्मेशन। टाइमिंग भी डिसाइड करना है, बैच का डेज भी डिसाइड करना, कोई एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, कुछ भी डाउट क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट और शॉर्टकट इंडिविजुअल का। डिस्क्रीट में भी 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। और यहाँ पर 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट तो यहाँ भी नाम है। तीसरा क्या होता है, किसी को याद है? स्टेप डेविएशन मेथड। कॉन्टिन्यूअस में एक एक्स्ट्रा हो जाता है। शॉर्टकट को ही हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं।
एज्यूम्ड मीन मेथड, इनसे कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आने वाला कि फाइंड द मीन बाय दिस मेथड और दैट मेथड, कुछ नहीं आने वाला, बस आपको याद दिलाना है, मेरा काम है, क्योंकि कहीं भी कुछ भी डेटा यूज हो जाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड, यहाँ भी एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब देखो एक एक करके सारे मेथड को देख लेंगे, एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल भी करते चलेंगे। तो पहला हम लोग करने जा रहे हैं इंडिविजुअल में मीन निकालने के दोनों मेथड। इंडिविजुअल में मीन निकालने के दोनों मेथड, तो पहला मेथड करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। और पता है ये बहुत ही बेसिक है एवरेज निकालने का मेथड। जब लोगों को मैथमेटिक्स नहीं भी आता है ना, तो भी वो लोग एवरेज निकाल रहे होते हैं। अब पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती थी या नहीं कि रिलेटिव आते हैं तो अगर कुछ गिफ्ट नहीं ला पाए बच्चों के लिए, तो लास्ट में जाते समय कुछ पैसे पकड़ा जाते हैं। ऐसा हुआ है आप लोगों के घर में किसी के साथ? और मान लो कि गेस्ट के पास अगर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, अगर 100 के नोट नहीं है, 200 के नोट नहीं है, बचपन की बात बता रहे हैं, तो फिर बड़ी फाइट होती थी सिबलिंग्स में कि भाई तेरे को 200 दिया है बुआ ने, मेरे को तो सिर्फ 100 रुपए दिए हैं। भाई बुआ के पास नहीं थे 200 के दो नोट, तो उन्होंने एक को 200 दे दिया, एक को 100 दे दिया। तो फिर जब लड़ाई होती थी तो फिर मम्मी के पास कंप्लेन जाता था या पापा के पास, तो वो क्या करते थे, चल इधर ला, सारे पैसे ला, सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो उन्होंने एक बच्चे से 200 लिया, एक बच्चे से 100 लिया, 300 के दोनों को 150 पकड़ा दिया, 150 150। एक तरीके से वो भी एवरेज कर रहे हैं। एवरेज का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था, सोशलिज्म से आया था, कि जब सबको इक्वल डिवाइड करना है, पहले भी जो लोग अपना शिकार वगैरह करके आते थे तो इक्वली सब में डिवाइड हो जाता था, तो उन्हें नहीं पता होता था, लेकिन वो लोग कर रहे थे यही एवरेज ही। तो जो बेसिक एवरेज का मेथड है दैट इज योर इंडिविजुअल डायरेक्ट मेथड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको याद हो गया मीन का फॉर्मूला समेशन x बाई n, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अब इस पे एक एग्जांपल भी कर लें ताकि दिमाग में सेट हो जाए। अगर मान लो x में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो समेशन x का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब 12th में ना थोड़ा इसका ज्यादा ध्यान रखना होता था कि समेशन एक्स आई लिखना है, आई इज इक्वल टू 1 to n, या फिर बुक वाले कह देते थे कि खाली एक्स आई लिखो तो भी चलेगा। अब ये चलो कॉलेज में आई भी हटा दो, कोई जरूरी नहीं है इतना ज्यादा एक्स आई लिखने का, खाली एक्स लिखोगे तो भी चलेगा काम। समेशन एक्स कितना आया, 15 आया। एंड व्हाट इज एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो मीन आ गया हमारा 15/5 दैट इज 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो क्लास में। ये सब आप लोगों को आता है, बस रिवीजन करते हुए जल्दी जल्दी निकलते हैं। डायरेक्ट के बाद है शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड। 12th में तो आपने फॉर्मूला रटा था, लेकिन अब कॉलेज में ना फॉर्मूला फ्रेम करना सीखेंगे हम लोग। फ्रेम करना सीखना है, जहां भी फ्रेमिंग से काम चल जाएगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना है, लॉजिक वाले ब्रेन को शार्प करना है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। देखो एक इस फॉर्मूले से टोटल 9 फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, समेशन x बाई n से ही टोटल 9 फॉर्मूलेज निकल जाएंगे। अब देखो शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड किस में लगाते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ तो यस यस नो बीच में करते रहो, लगता है कि भाई बच्चे कुछ लाइव क्लास है, लाइव मतलब सब जिंदा है ना, नहीं तो पता नहीं क्या लगने लगता है। और दूसरी बात कि कहीं कनेक्शन तो नहीं कुछ लॉस्ट हो गया या कुछ वाईफाई प्रॉब्लम है, तो ये सभी पता लगता रहता है, तो बीच बीच में जब पूछे तो आप लोग यस नो करते रहो। शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट कब लगाते हैं, मान लो डेटा जब सिमिलर टाइप का हो, आसपास की वैल्यूज हो सिमिलर टाइप का, सपोज करो x हमें दिया हुआ है 6258 6257 6250 मिनी मोर, मान लो यही 3 ही दिया हुआ है, 3 से ही काम चल जाएगा, या चलो 6259। अब इनका एवरेज निकालना है, तो अब आप समेशन x करने चलोगे ना तो आपको बार बार 4 डिजिट टाइप करना पड़ेगा, हो सकता है 1% चांस है कि मिस्टेक हो जाए। तो उस मिस्टेक से बचने के लिए x को जब ज्यादा डिजिट वाले हो, लार्ज फिगर नंबर्स हो, तो फिर कहा जाता है कि आप क्या लो, एज्यूम्ड मीन मेथड से करो। d टर्म आपको पता है, d इज यूज फॉर डेविएशन। डेविएशन आपने निकाला होगा, uv भी हो सकता है कुछ बुक में, d इज इक्वल टू x माइनस a।
प्रोसेस का नाम ही है एज्यूम्ड मीन डेविएशन, यानी डेविएशन कहाँ से ली गई है, एज्यूम्ड मीन से। अब बताओ इस चारों में से हम किसको ले एज्यूम्ड मीन? एज्यूम्ड मीन मतलब अपनी मर्जी का कोई भी मीन ले सकते हो। चार वैल्यूज हैं, इस चारों में से कोई लो या फिर कोई बाहर का भी अपनी मर्जी से ले सकते हो। कौन सी वैल्यू ले ए की जगह पे? देखो हमारे पास 58 है, 57 है, 50 है, 59 है, तो कोशिश करते हैं बीच की कोई ले लें, ठीक है? या फिर आप 55 भी ले सकते हो। कौन सी ले? चलो एक आया मुझे रिप्लाई कि 6257 आप ले लो। कोई भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फिर बाद में ऐड हो ही जाता है हमारे डेटा में, तो कुछ भी लॉस्ट नहीं होने वाला। तो अब देखो d इज 6258 माइनस 57 करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 50 माइनस 57 माइनस 7 बचेगा, और 59 माइनस 57 माइनस 2 बचेगा। जब आप सम ऑफ ऑल द डेविएशंस करोगे तो ये आ जाएगा 7 2 माइनस 9 और 1 तो माइनस 8। अब देखो ये वाला इंडिविजुअल का फॉर्मूला था ना, अच्छा चलो ठीक है। तो 7 माइनस 7 और प्लस 2 कितना हो गया, -5, और +1 -4 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ देखो मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n। अब इसी फॉर्मूले से आपको इसका भी फॉर्मूला डिजाइन करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू, वहां पर हमने x का समेशन किया था, यहाँ पर किसका समेशन करेंगे, d का। तो समेशन d बाई n करेंगे, लेकिन डी में क्या बात हो गई थी कि हमने हर डेटा में से 6257 को माइनस कर दिया था। ऐसे तो हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते माइनस करके, अगर माइनस किया तो लास्ट में फिर उसको ऐड भी करना पड़ेगा टू नलिफाई द इफेक्ट। जो सब्ट्रैक्शन हमने किया था उसको कैंसिल करने के लिए हाँ प्लस करना पड़ेगा, तो ए को ऐड करेंगे, ए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लो भाई फॉर्मूला बन गया, कितना सिंपल है। अब पहले रटते थे क्योंकि 12th में 3 ही 4 फॉर्मूले थे तो बच्चे रट लेते थे, लेकिन अब फॉर्मूला फ्रेम करना आपको सीखना है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो गया, जो वैल्यू हमने माइनस की थी ए की उसको फिर लास्ट में ऐड भी करना है, और प्लस समेशन डी बाई एन, क्योंकि अब एक्स रिप्लेस हो गया डी से। क्लियर? तो अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो हमारा मीन कितना आता है, तो a इज 6257, और ऐसे ना हाईलाइट या पेंसिल से मार्क कर देना, a लिख देना या कुछ ऐसे कर देना, नहीं तो फिर बाद में ढूंढते रह जाओगे। प्लस -4 और n भी 4 है, 4 से ये गया 1, तो -1 होकर के 6256 बच गया, ये आ गया हमारा मीन। तो देखो कितना जल्दी हो गया। कैलकुलेटर में टाइप करते तो 6258 प्लस 6257 प्लस 6250 तो थोड़ा ज़्यादा लग जाता, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो, इंडिविजुअल से या शॉर्टकट से। कुछ नहीं लिखा रहता और कैलकुलेटर अलाउड होता है, सिंपल कैलकुलेटर आपके कोर्स में अलाउड है, तो आप खुश हो जाएं। साइंटिफिक नहीं ले जाना आपको पेपर में, ठीक है। तो सिंपल वाला तो अलाउड है। तो कैलकुलेटर से भी ऐड कर लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लगा देते हैं कि भाई कौन जाए इतना एज्यूम्ड मीन वगैरह करने, तो ज़्यादातर डायरेक्ट ही यूज़ होता है कॉलेज लेवल पे। इंडिविजुअल कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट पे। किसी को कोई डाउट इंडिविजुअल में? अभी तक ध्यान देना, मैंने कहीं भी ट्रिपल स्टार किसी भी टॉपिक पे नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन बेस हमें अपना मजबूत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे हर जगह हम लोग फंसते रहेंगे। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में पहला कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ध्यान से देखो, x और f मान लो 2 3 7 5 है, ये आ रहा है 4 टाइम्स, ये आ रहा है 3 टाइम्स, ये आ रहा है 1 टाइम्स, ये आ रहा है 2 टाइम्स। तो ध्यान से सुनो, डायरेक्ट मेथड में ये x कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। अगर आपको इसको इंडिविजुअल की तरह एक्सपेंड करते हैं ना, तो 2 को 4 टाइम्स लिखते, फिर 3 को 3 टाइम्स लिखते, फिर 7 को एक बार लिखते, फिर 5 को 2 बार लिखते। माइंड में ही समझो। अब अगर मुझे सबका सम चाहिए तो एक काम कर सकते हैं ना, इसका सम अलग निकाल लो, इसका सम अलग निकाल लो, इसका सम अलग निकाल लो, फिर सबका टोटल सम कर दो। तो f इंटू एक्स जो करते हैं ना, वो एक ही डेटा का सम होता है। जैसे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स, तो सारे 2 का सम हो जाएगा 8। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो सारे 3 का सम हो जाएगा 9। 7 एक ही बार आ रहा है, 5 2 10। और फिर जब सबका सम करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स, तो दैट विल बी समेशन एक्स। इंडिविजुअल का जो समेशन एक्स है
वो बन जाता है समेशन एफ एक्स किस में, डिस्क्रीट में या फिर कॉन्टिन्यूअस में भी। जब कॉन्टिन्यूअस आएगा तो बताएंगे, अभी आप रहने दो, कॉन्टिन्यूअस में ही बताएंगे डिस्क्रीट का। तो समेशन एफ एक्स कितना आ रहा है, 8 9 17 और 7 24 और 10 34। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था समेशन एक्स बाई एन, ध्यान से सुनना। अब मीन के फॉर्मूले में समेशन एक्स किससे रिप्लेस होने वाला है, समेशन एफ एक्स से। जो इंडिविजुअल में समेशन एक्स था वो डिस्क्रीट में समेशन एफ एक्स हो जाएगा। और एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखना ये 4 प्लेसेस, फिर ये 3 प्लेसेस, 1 और 2 प्लेसेस। एक तरीके से समेशन एफ ही नहीं आ गया, 4 3 7 1 8 और 2 10। तो यहाँ पर हम लोग समेशन एफ डाल देंगे, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो आप भी ना ऐसे एक हाइलाइटर 1-2 कलर का रख लिया करो, येलो और ब्लू का जनरली, तो फायदा होता है। मैथ्स में भी जब पढ़ेंगे ना तो इंटरसेक्शन में फिर वो कलर ग्रीन हो जाता है, इसलिए ये 2 कलर लेते हैं। जैसे ये येलो है, ये वाला ब्लू मैंने किया, तो देखो जहां जहां कॉमन था वहां वहां ग्रीन आ गया, तो ये फायदा होता है, इसलिए ये 2 कलर हम लोग चूज करते हैं। हाइलाइटर ले लेना और मार्क कर लेना, तो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं होता, सिर्फ बॉक्स और हाइलाइटेड की हुई चीजें पढ़ते गए और फास्ट ट्रैक में रिवीजन होता गया, ये फायदा होता है। तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो ये जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको हर जगह काम आएगा, सिर्फ मीन में नहीं, मीडियन में, स्टैंडर्ड डेविएशन में, स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस में, कोरिलेशन रिग्रेशन में, हर जगह यूज होने वाला है कि जो भी इंडिविजुअल का समेशन एक्स होता है ये रिप्लेस हो जाएगा लॉजिकली किससे, समेशन एफ एक्स से। और जो इंडिविजुअल का एन होता है इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं हर जगह पे किससे, समेशन एफ से। बस आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। क्लियर, ये लॉजिक याद रहेगा। अब बस आपको क्या करना है, इसमें 34 अपॉन 10 पुट कर देना, दैट इज योर 3.4। ओके, सबको आ गया समझ में। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज जो पढ़ा है तो अब आपको फॉर्मूला लाइफ टाइम याद रहने वाला है, क्योंकि आपके लॉजिक माइंड में सेट हो गया है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। सबका सम आता है समेशन एफ एक्स से, और एन जो है वो समेशन एफ से आता है, डिवाइड कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत बच्चे तो आप पूछ सकते हो। शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, x दिया होता है, f दिया होता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट में पढ़ रहे हैं तो x और f तो होगा ही। d निकालते हैं x माइनस a, मान लो ये a है तो d आ गया, लेकिन ये अकेला x तो है नहीं, ये तो कुछ टाइम जो है वो रिपीट हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी है f, तो टोटल डेविएशन के लिए f इंटू डी करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। फिर यहाँ पे सम आएगा, समेशन एफ डी। तो पहले जो इंडिविजुअल में फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी बाई एन, ये बता सकते हो कि अब चेंज होकर के क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट में क्या होना चाहिए। पहले बच्चे आप अपना नाम बताओगे फिर ट्राई करोगे। एनीवन? यस, Who wants to try? अरे कुछ भी बोलो, गलत सही, ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे ना, बोलो। ए की जगह कुछ चेंज, ठीक है, ठीक है, आदित्य बोलो। ए में सिग्मा डी, और एक कौन सी गर्ल बोल रही थी, इन्होंने रितिका। आदित्य ने बोला है समेशन एफ डी बाई समेशन डी। रितिका आप इसमें कुछ देख रहे हो, ये सही है या इसमें कुछ है गलत? हाँ बिल्कुल सही। ये बच्चे आप थोड़ा सा आदित्य गलती करके घबराहट में, ये समेशन एफ होगा, मैंने बताया तो था, अभी भी दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो ज्यादा दूर कहाँ गए, एन विल बी रिप्लेस्ड विद समेशन एफ। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका तैयार हुआ, ए में कोई चेंज नहीं, समेशन डी की जगह पे समेशन, आदित्य आगे बात समझ में, तो एन को रिप्लेस कर देंगे समेशन एफ से, दिस इज योर फॉर्मूला। तो मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्वेश्चन तो आप बहुत सारे 11th-12th में किए हुए हो। मेन है फॉर्मूला कैसे डिजाइन हो रहा है, कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये वाला ब्रेन आपका थोड़ा मुझे शार्प करना है। अपना मेन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो हो गया, डिस्क्रीट में दोनों मेथड हमने देख लिया, डायरेक्ट मेथड भी देख लिया और शॉर्टकट भी देख लिया। अब जरा आते हैं किस पे,
थर्ड इज योर डेटा सीरीज, कौन सा बच गया, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में देयर आर 3 मेथड्स। पहला है डायरेक्ट। तो देखो कॉन्टिन्यूअस में ना क्लास दिया रहेगा और फिर फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब देखो जरा, मान लो इसमें कोई 5 वैल्यूज आ रही है, इसमें 6 आ रही है, इसमें 3 आ रही है और इसमें 2 आ रही है। अब करे तो करे क्या, क्लास में 0 से 10 के बीच की कोई 5 वैल्यूज आ रही है, लेकिन अब वो 5 वैल्यूज कौन सी है ये मुझे नहीं पता। क्या सारी 5 वैल्यूज 2 2 2 2 2 है, या फिर 3 है, या कितने 6 हैं, कितने 9 है, ये मुझे नहीं पता। तो रफली हम लोग क्या ले लेते हैं x की जगह पे, मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास। मान लेते हैं कि 0 to 10 का जो मिडिल वैल्यू है, लोअर प्लस या फिर एवरेज, x कैसे निकलता है क्लास मार्क, तो l प्लस यू बाई 2, लोअर वैल्यू प्लस अपर बाई 2। तो 0 प्लस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा बताओ, 0 प्लस 10 बाई 2 दैट विल बी योर 5। नेक्स्ट इज 10 to 20, तो कितना हो जाएगा 15। इस पे क्वेश्चंस आपने किए होंगे और टीचर ने आपको बताया होगा कि अगर हर क्लास का हाइट सेम है या गैप सेम है, हाइट कितनी है सबकी, 10 10 10 10, तो बस एक वैल्यू निकालो और फिर उसमें क्या करते चलो, +10 सब में करते चलो। बताया था टीचर ने। ये 11 12 में करवा देते हैं टीचर लोग, और अगर नहीं आता तो फिर निकाल ही लेंगे सबका मिडिल वैल्यू, सबको प्लस करके। अब जरा देखो तो अब आपको सिर्फ f और x नजर आना चाहिए, ये रहा f और ये रहा x। खाली जो मैंने येलो में शेड किया तब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये क्या बन गया, डिस्क्रीट। तो कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट की बहुत सारी चीजें सेम होती है, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट की बहुत सारी चीजें सेम होती है, बस फर्क एक स्टेप बढ़ जाता है कॉन्टिन्यूअस में कि x हमें निकालना पड़ता है क्लास का मिडिल वैल्यू, और डिस्क्रीट में ऑलरेडी गिवन होता है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर जो है x निकाल लिया है। अब डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ था। तो अब इसमें f इंटू एक्स कर देंगे, f इंटू एक्स करेंगे तो 5 5 जा 25, 15 6 जा 90, ये हो गया 75 और ये हो गया 70, ये दोनों मिलकर के 145 और 145 और 5 150 70 और 260 हो गया। अब समेशन f निकाल लो, 3 2 5 6 11 5 16, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 260 बाई 16, वॉट एवर विल बी योर आंसर। हाँ, स्टैट्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, वीडियो आप देखोगे हाउ टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स या इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो उसमें एक आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो आज आपको बता रहे हैं, ये आपको गांठ बांध करके याद कर लेना है कि जब आप कोई इन बिटवीन कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप उसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस यूज करोगे। नहीं आई बात समझ में, जैसे x अगर डेसिमल में आ रहा है लाइक 2.3458, तो 4 प्लेसेस आपको लिखना है हर जगह, ठीक है। मान लो 10.4218, समेशन x में भी कुछ आएगा समथिंग हेयर, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस लेकर के चलना है। और जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो उसमें भी सपोज करो आ रहा है 25.427 और 3, तब इसको राउंड ऑफ कर देना है फाइनल आंसर को, फिर 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है 25.43 ऐसे। पता है ऐसा इंस्ट्रक्शन क्यों दिया गया है आपके, जब आप बुक वो परचेज किए होगे, अगर आप फोटोकॉपी रीडिंग परचेज किए होगे तो उसमें देखना ये एक जगह लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इन बिटवीन में अगर आप 4 डिजिट हर जगह यूज करते हो और लास्ट में 2 डिजिट तक करते हो, तो आपका आंसर जो है ना परफेक्टली मैच कर जाएगा एग्जामिनर से, क्योंकि एग्जामिनर को जब पेपर चेक करने को दिया जाता है ना, तो उनके पास क्वेश्चन पेपर भी होता है और सैंपल का आंसर शीट भी होता है, तो वो हर जगह मैच कर रहे होते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाए ये जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, उसके लिए मार्क्स नहीं कटते, नहीं काटना चाहिए टीचर को, नहीं काटते हैं टीचर भी, क्योंकि कोई बच्चा डेसिमल के बाद 2 ले लेता है, 3 ले लेता है, इसीलिए पहले ही आपको समझा दिया गया कि डेसिमल के बाद कितना लेना है, 4 लेना है इन बिटवीन, और फाइनल में फिर 2 का करके तब आंसर लिखना है। याद रहेगा ये चीज। अब 4 प्लेसेस क्यों आता है ये चैप्टर 4 में बताएंगे आपको।
वहाँ पर सारी वैल्यूज हमें जो टेबल से देखनी होती है ना, एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 4 प्लेसेस तक की होती है। इसलिए अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं, चाइनीज में बोल रही हैं। चलो, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया किसका, कॉन्टिन्यूअस का। अब दूसरा आते हैं हम लोग शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन। शॉर्टकट या फिर एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ देखो, क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, एक्स तो हम निकालेंगे बच्चे मिडिल वैल्यू करके। फिर जब आप सिर्फ एफ और एक्स देखोगे, फिर से ये डिस्क्रीट से ही मैच कर गया, और डिस्क्रीट जैसा ही सॉल्व भी कर देना है। एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं हम लोग, डेविएशन निकालते हैं ना, एक्स माइनस ए करके, मतलब किसी एक वैल्यू को ए ले लेंगे, और फिर उसके बाद से नेक्स्ट कॉलम में क्या निकलेगा बताओ, ये तो डेविएशन हो गया ना, लेकिन एफ है फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो डेविएशन है वो सिंगल ऑब्जर्वेशन का दिख रहा है, लेकिन वो रिपीटेड भी तो है मेनी टाइम्स। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एफ डी। यहाँ पे आ जाएगा समेशन एफ डी, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन एफ। इनमें मीन का फॉर्मूला होता था, एज्यूम्ड मीन मेथड नाम है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस समेशन बताओ एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो सेम फॉर्मूला देख रहे हो जो इन डिस्क्रीट के लिए था, वही कॉन्टिन्यूस के लिए भी यूज हो रहा है, सेम फॉर्मूला। तो बहुत जगह ये चीज में काम कर जाता है हमारा। तो मीन इज इक्वल टू, अच्छा अभी मैंने तो कुछ वैल्यूज लिखी ही नहीं है, तो फॉर्मूला ही बस रहने दो। ये समझ में आ गया। अगर डिस्क्रीट का आपसे किसी ने पूछा तो आप निकाल तो लोगे ना क्वेश्चन में। अगर किसी ने कहा कि डिस्क्रीट में एज्यूम्ड मेथड से निकालो, तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उस स्टेप से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें मुझे फुल क्वेश्चन कराना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन मेथड, नाम है स्टेप डेविएशन। स्टेप मतलब कुछ कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अच्छा, लेट नाइट क्लास से मुझे लगता है कि आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा कि अगर आप लोग क्लास नहीं लेते तो आप लोग इस टाइम पे क्या करते, बताना चाहोगे? 10 to 11 में जनरली आप लोग क्या करते हो अगर क्लास नहीं लेते हो तो? रील्स देखते हो या फिर कुछ अपना इंस्टाग्राम देखते हो, ये सब देखते हो, टाइम पास करते हो, क्योंकि अभी तो उतनी कुछ पढ़ाई ज़्यादा हुई नहीं है। या पढ़ते हो फिर आप लोग? हाँ, अच्छा अच्छा। आप अपना नाम बताओ। रितिका, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, अब ये टाइम पे अगर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का टाइम यूटिलाइज होगा। चलो, बाद में बात करेंगे, क्लास के बाद सभी बच्चों से रुकना ना, तो बात करेंगे, फीडबैक लेंगे कि क्या अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार ये लेट नाइट का स्टार्ट किया है। तो देखते हैं आगे। अब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मान लो फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 1, 2। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस में एक्स तो निकालना ही पड़ता है। तो 0 to 10 का कितना हो गया, 5, 15, 25, 35। अब आपने डेविएशन निकाला, डेविएशन निकाला एक्स माइनस ए जनरली आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप ए क्या लो, लेकिन मेरा सजेशन होगा, पर्सनल सजेशन, जैसे 5 है, 35 है, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी 5, सबसे बड़ी वैल्यू होगी 35। सॉरी, तो बीच की किसी वैल्यू को ना आप एज्यूम्ड मीन ले लो। उससे क्या होगा कि डी आ जाएगा एक्स माइनस से 5 माइनस 15, तो -10, 0, 10, 15। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ना आपस में कैंसिल होकर के कैलकुलेशन को इजी कर देंगे, इसलिए बीच वाली किसी वैल्यू को ए लेना चाहिए। अब देखो, एच जो होती है ना, उसको हम लोग क्लास हाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं एच को? क्लास हाइट। आप अगर देखो तो आई भी क्लास हाइट ही कहलाती है।
कुछ बुक्स अगर आप लाइब्रेरी वगैरह में जाते होंगे, लाइब्रेरी से बुक वगैरह परचेज करते मतलब लाते होंगे, अगर देखते होंगे तो इंडियन बुक्स में हर जगह अलग अलग है, कहीं एच यूज़ करते हैं, कहीं आई यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ क्लास इंटरवल, क्लास हाइट भी बोलते हैं, क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास गैप भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग फाइनल डेविएशन नहीं मानते हैं, फाइनल डेविएशन डी को मानते हैं, इसको डी डैश इंटरमीडिएट डेविएशन मानते हैं। और डी कहता है कि डी डैश को एच से डिवाइड कर दो और छोटा हो जाएगा। अब -10 है तो -1 0 1, और ये कितना हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया तो 1.5। अब आप इसको f से मल्टीप्लाई करो, एफ डी कितना आ गया, -3 5 इंटू 0 1, ये इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 दिस 1 कितना आ गया, चलो ये अच्छी बात है, मुझे ये पसंद आता है, इससे क्या होता है कि मेरा ऑटो करेक्ट मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, बातचीत में थोड़ा ज़्यादा ये हो गया, चलो अच्छी बात है। कुछ ऑटो करेक्ट वाले बच्चे भी होते हैं क्लास में। ये कितना हो गया, 35 - 15 20 हो गया। 20 को h से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4। ठीक है, अब सबका सम करो तो 4 1 5 - 3 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे f करेंगे तो 5 3 8 2 10 1 11। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो आपको देखना है। मीन इज इक्वल टू, अब देखो कुछ मैंने माइनस किया है a, तो वो ऐड तो करना पड़ेगा। समेशन एफ डी बाई समेशन एफ तो चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जो आप ऑपरेशन अगर अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पूरे डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो लास्ट में फिर उसका ऑपोजिट ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था ऐसे डेटा को छोटा करने के लिए स्केल फैक्टर, तो अब इंटू एच भी करना पड़ेगा। तो इंटू एच किसके साथ करेंगे, तो ए को तो नहीं डिवाइड किया था तो इसके साथ सिर्फ एच मल्टीप्लाई होगा। दिस इज योर फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना आ गया, रटने की जरूरत नहीं है। तो अब इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो मीन इज इक्वल टू आ जाएगा, ए कितना था हमारा 15, समेशन एफ डी इज 2 बाई समेशन एफ इज 11 और इंटू एच, एच इज 10, तो ये आ गया 15 प्लस 20/11। 20/11 निकाल करके 15 में ऐड कर दो, आ जाएगा आपका मीन। अब आप कहोगे मैम ये करने की क्या ज़रूरत है, एच से डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग 10 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 10 20, कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो भी तो ईजी है। तो बच्चे अभी आपका ना क्लास गैप जो है वो 10 का है, इसलिए आपको इजी लग रहा है। कभी कभी क्लास गैप ना 3.5 का आ जाता है या 7 का आ जाता है, तब इमेजिन करो डेटा को 7 7 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना इजी हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा। मेरी बात, ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैंने अभी कहा लास्ट में। कभी कभी क्लास गैप जो है वो इतना सिंपल 10 जैसा डिजिट नहीं होता, 10 जैसा नंबर नहीं होता है, कुछ और आ जाए प्राइम नंबर या कुछ ऐसा, तो उससे डिवाइड करने पे डेटा बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, तब स्टेप डेविएशन हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। क्लियर? तो ये हो गया मीन निकालने का तीनों में मेथड। तीनों में मेथड हो गए, सारे मेथड हो गए। अब मीन निकालने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन, जो मीन हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसको एरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीन और एएम एरिथमेटिक मीन। इसमें टोटल कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, हर प्रॉपर्टी का आपको जो है वो स्टेटमेंट याद होना चाहिए, प्रूफ याद होना चाहिए, क्योंकि ये आता है पेपर में। इस पे मैंने लगा दिया 3 स्टार, पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है, और ये डिबोर में दिया भी हुआ है चैप्टर 1 में। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये पहले ही आपको हम अलर्ट कर देंगे कि अगर अभी तक आप आधे नींद में पढ़ रहे थे या ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे तो अब अटेंटिव हो जाए, क्योंकि ये चीज़ तो आपके पेपर में आता है, कई बार आ भी चुका है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि सम ऑफ, ध्यान से सुनना लैंग्वेज, सम ऑफ ऑल द deviations taken from actual mean is always 0, always 0। इसका क्या मीनिंग है, पहले हम लोग वेरिफिकेशन देख लिए, फिर हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो वेरिफिकेशन किसी भी एक एग्जाम्पल से किया जा सकता है।
मान लो कि x है हमारे पास, मैंने आपको x दिया है 1 2 3 4 5। अब सबका सम करेंगे। एक्चुअल मीन के लिए तो सबका सम करना पड़ेगा, 15 आता है। मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n। मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई n। तो ये देखो ना, मीन कितना आ गया, 15/5 दैट इज 3। क्वेश्चन में है सम ऑफ ऑल दी डेविएशंस, और डेविएशंस किसी खास जगह से लिया गया है, एज्यूम्ड मीन डेविएशन नहीं है, एक्चुअल मीन डेविएशन है। तो x में से हम x मीन को ही माइनस कर रहे हैं, दैट इज योर 3। तो 3 को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। देखो तो सारे कैंसिल होकर के क्या आ गए, 0 आ गए। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये हमेशा ही 0 होगा। अब आप कहोगे मैम आपने तो इतने इजी इजी वैल्यू ले लिया 1 2 3 4 5 इसलिए 0 आ रहा है। मैं अगर कुछ डेसिमल में लूँ या कुछ ऐसा बहुत उटपटांग वैल्यू ले लूँ, मतलब कुछ अटपटा सा ले लूँ, तो भी क्या 0 आएगा? तो यस बच्चे, आना ही है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा ही ट्रू होगी। क्लियर? अब इसका प्रूफ क्या करना है जो पेपर में पूछते हैं। तो देखो डेविएशन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, x माइनस x मीन ले रहे हैं, एक्चुअल मीन। इन्होंने कहा है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज। आपने मैथमेटिक्स में 4th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा कि लैंग्वेज को कैसे मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं। इज के लिए क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू 0 तो 0, ये मीनिंग है, ये हमें प्रूव करना है। तो ध्यान से सुनो, तो x माइनस x मीन को जब हम लेंगे तो समेशन ना सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो समेशन x हो जाएगा और माइनस समेशन x बार हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, स्टैट्स में जो रूल बताने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 से लगेगा हर जगह, कि जब भी समेशन में x हो तो ये समेशन x ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर समेशन में कोई कांस्टेंट हो तो फिर वो c के साथ n लग जाएगा। अगर कभी c x का समेशन आ रहा है तो c बाहर आ जाएगा और समेशन x हो जाएगा। ये 2 रूल आपको याद रखने हैं, ये दोनों। कांस्टेंट का समेशन कितनी बार होगा, n टाइम्स, और कभी अगर कांस्टेंट किसी x के साथ मल्टीप्लाइड है और उस पे समेशन लगा रहे हैं, मतलब हर डेटा को मान लो ट्वाइस कर दिया, 2 2 2 2 सब में मल्टीप्लाई कर दिया, तो नए वाले डेटा का सम क्या हो जाएगा, 2 इंटू पुराना वाला सम। समझ में आ रही है बात या नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे 1 2 3 4 5 है, इसका सम आ रहा है 15, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 4 6 8 10। आप सम करोगे ना तो पुराने वाले सम का ट्वाइस होगा, 30। ये प्रॉपर्टी होती है, तो 2 बाहर आ जाता है, तो वही चीज़ है। तो समेशन x, ये क्लियर है बच्चे जो मैंने साइड में बताया बॉक्स में? ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ आ जाओ, मीन इज कंसिडर टू बी अ कांस्टेंट, ये बात जान लो। अब स्टैट्स में ये हर जगह यूज होगा, चैप्टर 3 4 5 6 हर जगह हम लोग ये सारा कुछ डेरिवेशंस वगैरह करेंगे। अच्छा, आपको एक और अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात बता दें कि स्टैट्स में अब डिफ्रेंसिएशन भी करना है, इंटीग्रेशन भी करना है, लिमिटिंग कॉन्सेप्ट भी लगाना है कहीं कहीं पे, तो ये समेशन वगैरह भी काम ये सब करना है हमें। तो यहाँ देखो, मीन को कांस्टेंट इसलिए माना गया है कि अगर मैंने आपको एक सेट ऑफ डेटा दे दिया है, मान लो 5 स्टूडेंट मेरे पास आए थे, मैंने सबको वही सेट ऑफ डेटा दे दिया, तो सबका मीन सेम आएगा, क्योंकि मीन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज कांस्टेंट, मीन बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा रिपोर्ट करेगा कि मैम मेरा मीन ये आया, दूसरा बच्चा कुछ और रिपोर्ट करेगा, मीन बदल ही नहीं सकता। तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा मीन इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ऐसे ही फॉर अ गिवन सेट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कांस्टेंट माना जाएगा, आप याद रखना जब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आएंगे। और मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट का सम क्या होता है, n लग जाता है उसके साथ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस मीन के साथ क्या लग जाएगा बताओ, n। इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि मीन को हम लोग हमेशा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट का समेशन हो जाता है n इंटू कांस्टेंट, तो मीन इंटू n हो जाएगा। क्लियर? अब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब आप गौर से देखो तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स बाई एन। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एक्स बार। तो ये समेशन एक्स की जगह एन इंटू एक्स बार डाल दिए, और ये तो एक वेट कर ही रहा है काफी देर से, दोनों कैंसिल हो गए, लो बाई जीरो हो गया। था ना इजी? बस ये इजी तब था जब हमें पता था कि इसको क्या लिखना है। अगर ये नहीं पता होगा तो ये कोई नहीं कर पाएगा। ये बहुत बहुत छोटा सा इजी सा था ये। क्लियर बच्चे? जो मैंने येलो में शेड किया हुआ है रेड से, तो देखो समेशन एक्स बार है ऊपर में, ये क्या है? समेशन एक्स बार है। एक्स बार एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो जितने ऑब्जर्वेशन होंगे, अगर 5 बार ऐड कर रहे हैं तो 5 इंटू कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने आपको कह दिया 2 2 2 2 2 सबको ऐड करना है। तो भाई कितनी बार? तो जितनी बार एन आया होगा 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 आया तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है। समेशन में हम क्या करते हैं कि उसी को कंडेंस करके लिख देते हैं, अब हर बार टेबल को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और इसकी जगह पे देखा हम लोगों ने, तो जब मुझे पता है कि प्रॉपर्टी में जीरो आना है तो दोनों तो सेम हो रहे होंगे, तभी तो कैंसिल हो रहे होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो मीन का फॉर्मूला लिखते ही दिमाग काम कर गया कि अरे भाई ये तो दोनों सेम ही है, फिर काट दिया। क्लियर? तो आपके एग्जाम में ये प्रूफ आता है, तो इसको आप लर्न कर लें अच्छे से और प्रैक्टिस भी कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई मीन की। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन। अगर मान लो कि आप कॉपी करते करते, मैंने कहा है कि क्लास में ही नोट्स बना लो, तभी हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रखते हैं क्लास को, कि आप भी साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहो, समझते भी रहो। अब मान लो कोई टॉपिक आप नहीं नोट्स में बना पाते हो या स्क्रीन आगे स्क्रॉल हो जाता है, तो आप क्लास के बाद रुक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है? मेरे से बोलोगे कि मैम दे दो तो फिर दे देंगे। चलो प्रॉपर्टी टू तो आज कर ही लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी थर्ड से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रॉपर्टी टू में मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ all the deviations, sum of square of all the deviations is minimum if deviations are taken about actual mean। इस पे भी आप ट्रिपल स्टार लगा लें, ये भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और डिवोर बुक में दे रखा है। इस पे तो आप चलो एक और स्टार बढ़ा लो, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनो, मीनिंग क्या है, पहले मीनिंग तो समझो। सम ऑफ, ठीक है, समेशन लगा दिया। स्क्वायर ऑफ, किस चीज का भाई? स्क्वायर। ऑल द डेविएशंस यानी एक्स माइनस, लेकिन कहाँ से? तो इज मिनिमम, अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया गया होता, यानी अगर ये मान लो एज्यूम्ड मीन है, तो ये मिनिमम तब आएगा जब एज्यूम्ड मीन की जगह हम ट्राई करते रहे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, और हम इज मिनिमम, एक मिनट, व्हेन ए इज इक्वल टू एक्स बार होगा, तब ये मिनिमम होगा। समझ में आ रही है बात? क्या मीनिंग है इसका? तो पहले ना वेरीफाई करेंगे ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसको प्रूफ करेंगे। तो वेरीफाई करते हैं। मैंने x दे दिया 1 2 3 4 5। अब एज्यूम्ड मीन तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। मान लो मैंने x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर का सम देखना है बच्चे, देखो ना स्क्वायर किया हुआ है। x माइनस 2 का भी स्क्वायर करते हैं, x माइनस 3 का भी स्क्वायर करते हैं, x माइनस 4 का भी स्क्वायर करते हैं, और x माइनस 5 का भी स्क्वायर करते हैं। देखना जरा, x माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली कर रहे हैं तो नेक्स्ट में क्या आएगा? नेक्स्ट में हाँ, तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। जरा सबको सम करना, 16 9 25, और ये दोनों मिलकर के 5, कितने आ गए? 30 आ गए। अब चलो 2 के साथ करते हैं, 2 से डेविएशन लेकर के, तो 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 डिफरेंस हो गया 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 2 डिफरेंस इज 2 का स्क्वायर 4, 9 9 4 13 2 15।
अब जरा 3 से लेकर के देखो, 1 और 3 का डिफरेंस हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 का 1, सॉरी 2 और 3 का 1, 3 और 3 का 0, 4 और 3 का 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4। सबको आ रहा है बच्चे समझ में? अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर हम बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में जा करके। 4 4 8 2 10। नेक्स्ट है -4 करेंगे, तो 4 जब माइनस करेंगे तो 1 और 4 का डिफरेंस हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 4 का डिफरेंस हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 4 1, 9 4 13 2। नहीं 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 नहीं, इसको चेक करो अच्छे से, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 1 और 4 3 का स्क्वायर 9, 2 और 4 2, 3 और 4 का 1, 4 और 4 का 0, 5 और 4 का 1। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 15। अब x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 5 4 का स्क्वायर 16, 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 16 9 25 और 5 30। आप कुछ नोटिस करो, मैंने सबका सम किया लेकिन इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू आई है? 10। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, देखोगे तो 3 क्या है हमारा? 3 है एक्चुअल मीन। देखो ना, 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15, तो मीन कितना आ रहा है? एक्चुअल मीन 15/5 = 3। तो ये जो है मीन = 3 है, इसलिए इस कॉलम में मिनिमम सम आया है। किसका? स्क्वायर ऑफ डेविएशन का, क्योंकि हमने एक्चुअल मीन से लिया है। बाकी कोई भी लोगे तो वो उससे बड़ा ही आएगा। तो वेरिफिकेशन से कुछ क्लियर हुआ कि ये क्या प्रॉपर्टी समझाना चाह रही है हमें, कि अगर हम मीन को छोड़ करके किसी और से अगर डेविएशन लेकर के स्क्वायर करके फिर उसका सम करें तो वो फिर सबसे छोटी वैल्यू नहीं आएगी, मीन पे ही सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी हमें। क्लियर? अब देखो, इसको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ a इज इक्वल टू x बार। मैक्सिमम मिनिमा सब अभी जस्ट रिसेंटली क्लास 12 से पढ़ करके आए हो तो सबको याद होगा। मैक्सिमम मिनिमा में क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं कि किसको करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी होते थे ना, बॉक्स कटिंग ये वो। तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है, इसको y मान लेते हैं। मिनिमाइज y इज इक्वल टू समेशन x माइनस a होल स्क्वायर को। पहले तो पता लग गया कि किसको मिनिमाइज करना है। अब मैक्सिमा निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, सबको याद है, और उसको 0 से इक्वेट करते हैं, तो फिर हमें क्रिटिकल या स्टेशनरी वैल्यूज मिलती है। फिर उसको पुट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। मिनिमम के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पे पॉजिटिव होना चाहिए, और मैक्सिमम के लिए नेगेटिव होना चाहिए। सब पढ़ करके आए हुए हो। तो अब हम लोग करने चल रहे हैं यहाँ पे, पहले तो पॉइंट निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसलिए आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो dy/dA इज इक्वल टू d/dA करेंगे समेशन ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर को। और आपने पढ़ा होगा कि f1 प्लस f2 का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो f1 डैश प्लस f2 डैश कर सकते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सम करो या फिर सम ऑफ डिफरेंशिएशन करो, बात बराबर होता है। तो हम समेशन के अंदर भी इस डिफरेंशिएशन को ले जा सकते हैं। क्लियर बच्चे? समेशन के अंदर लेते गए, ये चैप्टर 3 में भी करेंगे हम लोग। तो ये आ गया समेशन, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 तो पहले आएगा साइड में, पावर रूल लगेगा, तो 2 आ गया साइड में, x माइनस a का होल, सॉरी पावर 1 हो गया, और फिर अंदर का जब चेन रूल लगाएंगे तो x इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू a, तो खाली a का हो जाएगा -1। ये समझ में आया सभी को? अब यहाँ पे किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि मैम a के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें a की ही वैल्यू चेंज कर करके चेक करनी है कि किसके लिए मिनिमम आएगा, इसलिए a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर? जहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन आता है ना तो उसको क्लियर करा करो। देखो, टॉपिक तो आपको कोई भी पढ़ा देगा, टॉपिक तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है, दूसरा कुछ क्यों नहीं कर सकते, क्या दूसरे किसी ऐसी ऐसी चीजें जब दिमाग में आती है तो पूछा करो क्वेश्चन क्लास में।
तो यहाँ पर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले तो ये 2 साइड में आ जाएगा, पावर हो जाएगा 1, और फिर अंदर का करेंगे तो x का हो जाएगा 0 और माइनस ए है तो -1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग करते हैं 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो देखो -2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया समेशन के अंदर में बच गया x माइनस है, इसको 0 से इक्वेट कर दिया। आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना कि फॉर मिनिमम वैल्यू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। अब -2 उधर जाएगा तो 0 बाई -2 क्या हो जाएगा, किसी को नहीं पता, 0 ही हो जाएगा। 0 बाई एनीथिंग इज 0। अब देखो समेशन के बारे में मैंने आपको बताया था रूल कि जब समेशन खुलेगा तो x पे लगेगा, तो समेशन रहेगा क्योंकि x इज अ वेरिएबल। a इज कांस्टेंट, तो a के साथ क्या लग जाएगा, n लग जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर समेशन x इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा। हमें a की वैल्यू चाहिए थी, लो देखो आ गई a की वैल्यू, समेशन x बाई n, एंड व्हाट इज दिस, मीन। सो वी गॉट a इज इक्वल टू मीन बाई फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। क्लियर। अब ये मैक्सिमा का भी पॉइंट हो सकता है या मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है, तो अब इसको प्रूव वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, डी वाई बाई डी ए तो हमारा आ चुका था, 0 से इक्वेट करने से पहले वाला लेंगे पूरा माइनस माइनस के साथ, -2 समेशन x माइनस ए। अब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएंगे, डी टू वाई बाई डी ए टू। तो -2 तो कांस्टेंट है तो ये तो रहेगा, समेशन के अंदर में बताओ x का क्या हो जाएगा 0 और -a का क्या हो जाएगा -1। अब फिर आपसे पूछा जा रहा है कि -2 समेशन के बाहर है और समेशन के अंदर में -1 है, तो -1 किस तरीके से बाहर आएगा, जब हम समेशन को सॉल्व करेंगे तो -1 किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, चलो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं 2, लेकिन समेशन 1, तो 1 के साथ क्या लग जाएगा बताओ, n लग जाएगा, तो -2n जो कि हमेशा होगा, सॉरी प्लस हो गया था ना ये, तो कैंसिल होकर के, हाँ 2n जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, केस ऑफ मिनिमा। इसमें कंफ्यूजन है क्या किसी को, ध्यान से सुनो क्या मैंने कहा। अंदर में जब डिफरेंशिएट किए तो x का तो 0 हो जाएगा जब हम a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और a का हो जाएगा 1। अब -1 है तो माइनस माइनस दोनों, इसका माइनस तो बाहर निकाल ही सकते हैं, कैंसिल हो गया, +2 बन गया, लेकिन अभी भी समेशन 1 के ऊपर लगा हुआ है। अब 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, n ही तो मिलेगा, तो वही तो n लिखा है और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2n हो गया। अब n, सिंस n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इट इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 2n ग्रेटर देन 0। और जब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो केस ऑफ मिनिमा, तब हम ये स्टेटमेंट तैयार करते हैं, सो a is equal to x bar gives us minimum value of y, gives minimum of y, that is किसका, या so minimum summation x minus a whole square exist at किस पे, at a is equal to x bar। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी, इसका प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वगैरह यूज करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है आपके पेपर में, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। और मीन की जो ये दोनों प्रॉपर्टीज है ना, ये हर टॉपिक में रिपीट होता रहता है, यूज होता रहता है, तो हम बार बार पूछते रहेंगे आपसे क्लास में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चे 2 प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट क्लास में 3 प्रॉपर्टीज और होंगी, एक होगा कंबाइंड मीन का और एक होगा इफेक्ट ऑफ स्केलिंग एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। तो 3 प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और फिर एक करेक्शन का भी होगा, डेटा अगर डिलीट हो गया या ऐड ऑन कर दिया या रिप्लेस हो गया तो क्या करेंगे, तो ये सब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें भी ट्रिपल स्टार लगने वाला है। कंबाइंड मीन का तो खैर नहीं लगाएंगे ट्रिपल स्टार, लेकिन जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन है और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा अभी क्या चल रहा है, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल भी स्टैट्स की क्लास होगी, सेम टाइम 10 o'clock, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी 3rd ऑफ मीन, यहाँ से,
ठीक है। और इसके बाद ये तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम लोग मीडियन स्टार्ट करेंगे। इवन और ऑड केस में कैसे मीडियन निकालते हैं ये देखेंगे। और मीडियन के जैसा ही डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी 3 स्टार लगाएंगे क्योंकि आपके डिवोर बुक में है, तो वो भी हम लोग निकालना सीखेंगे, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। और फिर टाइम बचा तो मोड पे चलेंगे, तो 2 क्लास में भी हो सकता है या फिर 3 क्लास भी लग जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और सभी बच्चे रुकेंगे जिनको भी मेरे से कुछ बातचीत करनी है या कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो वो बच्चे रुकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।